हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट का नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा गरीबी। ऑलरेडी हमने इससे पहले 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम गरीबी के बारे में बात करेंगे। हम उन विचारकों के बारे में, अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे जिन्होंने गरीबी से संबंधित कुछ अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं, जैसे कि गिनी गुणांक, लॉरेंस वक्र इत्यादि, और गरीबी से संबंधित समस्याएं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये है हमारा अध्याय 7, जिसमें हम गरीबी के बारे में बात करेंगे। साथियों, यह चैप्टर हम ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में आपको दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। गरीबी गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत ज़रूरतों जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता, तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके, तब उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें सापेक्षिक गरीबी की, तो सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि है लॉरेंज वक्र और दूसरी विधि है गिनी गुणांक। तो हम देखते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों की संचयी प्रतिशत और वाई अक्ष पर कुल आय का संचयी प्रतिशत लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 आधार लिए गए हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2 आधार लिए गए हैं। लॉरेंज वक्र 0 से होकर 100 पर समाप्त होता है। ये हो गया हमारा 100। ये 0 से स्टार्ट होता है और 0 पर जाकर समाप्त होता है। यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास x% ही आय हो, तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जो रेखा x होगी वो अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 45 डिग्री का कोण बनाएगी। रेखा क्षेत्र में OB ऐसी ही रेखा है। ये जो है OB, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री। इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से अगर हाफ चलेगा, यानी कि x% मेल या पुरुष या औरत के पास x% ही आय है, तो वो 45 डिग्री की ओर होगा। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सके, तो लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी। यह क्या है? हमारी समता रेखा इसके ऊपर नहीं उठेगी। दूसरा कंडीशन कह रहा है पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी। और तीसरा, बढ़ती हुई उत्तल फलन होगी। और उत्तल फलन जो है क्या है? बढ़ती हुई होगी। ये यहाँ पे वक्र दिखाया है ना, जो ए में है, ये क्या दिखा रहा है? असमानता को दिखा रहा है ना। तो जितना, यानी अगर ये 45 डिग्री के आसपास है तो ये क्या दिखाता है? पूर्ण समानता। अगर ये जिस तरीके से नीचे चला जाता होगा, ये भी असमानता को दिखाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो नीचे की ओर कर्व होता जाएगा, वो क्या है? पूर्ण असमानता को दिखाएगा।
लॉरेंज वक्र जितनी ही संपूर्ण समता रेखा के पास होगी, ध्यान रहे यहाँ नोट में दिया गया है कि लॉरेंज वक्र ये जो लॉरेंज कर्व है ये जितनी ही पूर्ण समता रेखा यानी इस रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ध्यान रहे कि फिर से मैं डिनोट करती हूँ कि ये है लॉरेंज वक्र। ये जिस तरीके से नीचे की ओर चला जाता रहेगा ये क्या करेगा, असमानता को दर्शाता रहेगा। पर जितना ये पूर्ण समता रेखा के क्लोज जाता जाएगा, यानी जो समता रेखा है जितना ये इसके नज़दीक जाता जाएगा ये क्या हो जाएगा, समानता को दिखाएगा। आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को जी से डिनोट करते हैं। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। ध्यान रहे ये था पूर्ण समता रेखा और ये था लॉरेंज वक्र। ये था हमारा y, ये था हमारा x, ये था हमारा y अक्ष। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लॉरेंज वक्र जो है यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच, ये था हमारा समता रेखा और ये था लॉरेंज वक्र, इसके बीच का जो एरिया है वो तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे जो क्षेत्रफल है उसके बीच का अनुपात है। ठीक है, G इक्वल टू छायांकित क्षेत्रफल A, ये A था, ये क्या है, छायांकित क्षेत्रफल A है। ठीक है, डिवाइडेड बाय पूर्ण समता रेखा O के बीच, O और B, O B के नीचे का कुल क्षेत्रफल यानी O B का जो नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल है डिवाइडेड बाय G इक्वल टू 0। अगर G 0 हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही आय का क्या है, एक ही आय है। अगर G इक्वल टू 1 हुआ तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुना कर दें तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होगा। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। नोट, लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज एवं गिनी गुणांक को 1912 में कोरियडे गिनी इटली के ने विकसित किया था। ध्यान रहे 1905 में बंगाल विभाजन, ऐसे याद रख सकते हो। और 1912 में क्या हुआ था, 27वां अधिवेशन हुआ था। किसका, कांग्रेस का। कहाँ पे, बांकीपुर पटना में। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। तो लॉरेंज वक्र किन्होंने दिया था, लॉरेंज ने दिया था, मैक्स ओ लॉरेंज। गिनी गुणांक को कोरियडे गिनी ने दिया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा। इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर पर उसका वितरण के लिए आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया। उनके अनुसार W इक्वल टू μ1 - G, जहाँ W वेलफेयर यानी कल्याण, μ इक्वल्स टू प्रति व्यक्ति आय, G इक्वल्स टू विषमता की आय। स्पष्ट है कि कल्याण यानी वेलफेयर में वृद्धि होगी यदि प्रति व्यक्ति आय न्यू में वृद्धि हो या विषमता की आय G में कमी हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा सापेक्ष गरीबी। अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष गरीबी की बात। निरपेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय तथा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मानदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं।
इस निश्चित मानदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं, यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धारित रेखा कहते हैं। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हो सकती है। नोट: निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक R. वायर्ड ने 1945 में किया। अब हम पढ़ेंगे भारत में निर्धनता। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। किसका? निरपेक्ष प्रतिमान का। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की गई, जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार, ध्यान रहे, नीति आयोग ने किस चीज़ को माना है, स्वीकार किया है वैकल्पिक परिभाषा के रूप में? आहार को, आहार संबंधी जरूरतों यानी कैलोरीज को। इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आपको ध्यान रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? प्रतिदिन 2400 कैलोरी, एंड शहरी क्षेत्रों में कितना? प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। तो वो क्या है? गरीब हैं। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं दांडेकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणव बर्धन, IJ अहलुवालिया, SP गुप्त, तेंदुलकर, C रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। नोट: वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। कौन करती है? निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने योग्य है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय किस पर? 2011 की कीमत पर, और यह 15 सबसे निर्धन देशों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं का औसत निकालकर प्राप्त की गई है। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति जो 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कम पर जीवन यापन करता है, तो वह अति निर्धनता का सामना कर रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में एक दिए गए वर्ष में आधिकारिक निर्धनता रेखा अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में अधिक है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, UPSC में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि आधारिक निर्धनता रेखा जो है अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में अलग होती है। क्यों? तो क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ आई विल डिस्कस हियर कि 1.90 USD इक्वल्स टू हाउ मच इंडियन करेंसीज? तो 1 USD इक्वल्स टू approximately 85.30 rupees INR, okay, Indian national rupees. So in my point of view, if I'll talk about 1.90 USD, जो कि यहाँ कह रहा है कि प्रतिदिन होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1.90 USD in Indian currencies? Approximately it would be around 160 Indian INR. Got it? तो अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन का इनकम 160 रुपये है, इंटू 30 मल्टीप्लाई करना होगा आपको। Got it?
इस टाइप का हमारा रेशियो आ रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है और इतना जो है वो अर्न नहीं कर पा रहा है जो अपने खाने पीने के लिए, तो वो क्या है, गरीबी यानी अति निर्धनता का सामना कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को यानी जी से डिनोट किया कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। तो पहला कौन था, दादा भाई नौरोजी ने, किसमें, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है नीलकांत दांडेकर। नीलकांत दांडेकर और वी.एम. रथ के फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों को गरीब माना जाएगा जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आंकड़े 1960 से 61 ईस्वी पर आधारित थे। ठीक है, तो कौन गरीब कितनी कैलोरी की बात कर रहा है, 2250 यानी 2250 कैलोरी की बात कर रहा है। हमारा नेक्स्ट है वाई के अलद समिति। वाई के अलद की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फॉर्मूले का आधार वर्ष क्या कर दिया, बदल दिया, और कितना कर दिया, 1973 से 1974 कर दिया गया। ठीक है, और वो कितना पे आधारित था, 1960 से 61 पर आधारित था। इसे चेंज करके क्या कर दिया गया, 1973 से 1974। और इन्होंने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना बताएं, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, जो सिटीज़ में रह रहे हैं उनके लिए 2100, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। अब आप पूछोगे क्यों, ऑब्वियसली आपको पता है कि गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, कृषि कार्य में लगते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं जो वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हो, शारीरिक श्रम से जुड़ी हो। बट शहर के लोग क्या करते हैं, घंटों चेयर पर बैठना, कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना, बोलना, प्रेजेंटेशन देना, ये सारी जो चीज़ें हैं शहरों की होती हैं। तो इस आधार पे कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया गया। अब हम कहते हैं लकड़ा वाला